अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आज़ादी मार्च के 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचने का ऐलान कर रखा है और तमाम कारकुनान को 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचने की हिदायत जारी कर रखी है। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ रावलपिंडी पहुंचकर आगे क्या करेगी, आगे की हिकमत अमली क्या होगी, वो ऐलान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान 26 नवंबर को रावलपिंडी में करेंगे। इस वक्त उन्होंने आज जो खिताब किया है उसमें आज़म स्वाति का भी जिक्र किया और इसके साथ साथ उन्होंने एक बार फिर ये खदशा जाहिर किया है कि शायद उन पर रावलपिंडी में फिर हमला किया जाएगा। तो सूरत हाल इस वक्त किस तरफ जाएगी? रावलपिंडी पहुंचकर उसके बाद तहरीक इंसाफ के पास कौन से ऑप्शंस होंगे? क्या तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च रावलपिंडी तक महदूद रहेगा या फिर इस्लामाबाद पहुंचेगा? इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर डॉक्टर खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि ANP के तर्जमान जायद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। फनानुल्लाह साहब, आपसे शुरू करते हैं। आज आपने खान साहब का खिताब सुना होगा। 26 नवंबर की उन्होंने तारीख दे दी है कि वो रावलपिंडी पहुंचेंगे। इसी का इंतजार किया जा रहा था कि खान साहब कब आज़ादी मार्च में खुद शिरकत करेंगे, जब वो वजीराबाद में उन पर हमला हुआ था। तो अब उन्होंने ऐलान कर दिया है और साथ ही कहा है कि आगे की जो हिकमत अमली होगी उसका वो खुद ऐलान करेंगे 26 नवंबर को। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये एक जो है तमाशा चल रहा है पिछले कोई 6-8-7 महीने से, जिसके अंदर कभी ये आ रहे हैं, कभी ये जा रहे हैं, कभी कोई अमर मारूफ कर रहे हैं, कभी इस्तेमाल, कभी दीन बेच रहे हैं, कभी हकीकी मार्च हो रहा है। पता नहीं क्या ये एक तमाशा लगा हुआ है। कहते हैं इसमें पैसे जैसे भी बनते हैं, बाहर से पैसा पकड़ लेते हैं, उधर से अपनी मामला चलाते हैं। फिर ये कि पाकिस्तान में डिस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए बहुत सारे लोग पैसे देने के लिए भी तैयार होते हैं। वो वाला मामला भी चलता है। उसको इसको उसी तनाजुर में देखना चाहिए, उसी की एक कड़ी है। एक ही बात रोजाना ये करते हैं, एक ही ना इनके पास कुछ और है, ना ये बताते हैं कि इन्होंने अपने 4 साल में क्या किया था। रोजाना झूठ बोलते हैं। आज फिर झूठ बोल रहे थे कि जी मेरे दौर में बड़ी तरक्की। आपके दौर में इतनी तरक्की हुई है कि आपके दौर में जितने खतरे गुरबत से लोग नीचे गए हैं वो पाकिस्तान की तारीख में नहीं गए आज तक। आपकी दौर में इतनी तरक्की हुई कि जो 4.25 साल के आपका तमाशे थे उसकी वजह से अभी तक मुल्क की इकॉनमी नहीं संभली। आपने जिस IMF प्रोग्राम को शुरू किया था, वो IMF प्रोग्राम जो है उसको आपने खुद खराब किया। इतनी आप तरक्की पसंद आपकी सोच है। तो ये इस तरह के क्या कहते हैं ये लोग हैं, बस ये अगला लाहे अमल दूंगा। क्या लाहे अमल देंगे आप? आपके हाथ में है ही कुछ नहीं। बस जी मैं अभी आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं लाहे अमल दे रहा हूँ, मैं ये इसी में मुल्क को, कौम का वक्त ज़ाया किया है इन्होंने पहले भी, और ये आइंदा भी यही करेंगे। तो अभी उन्होंने कहा है कि आगे का लाहे अमल। तो अफनान साहब, आपको क्या लगता है कि तहरीक इंसाफ के पास आगे का लाहे अमल क्या होगा? क्योंकि जो इंतखाबात का मुतालबा है वो तो आप हुकूमत जो है, वफाकी हुकूमत, वो मुस्तरद कर चुकी है। तो रावलपिंडी पहुंचने के बाद आप क्या समझते हैं कि PTI के पास फिर और कौन से ऑप्शन होंगे? कोई ऑप्शन नहीं होगा। बस ये अपना इस्लामाबाद आने की कोशिश करेंगे, और इस्लामाबाद के अंदर जो रेड जोन है उसके ऊपर कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है ऑलरेडी, तो वो तो उनको तो आने नहीं दिया जा सकता। बाकी जो है ये आके वही इंतशार वगैरह फैलाने की कोशिश करेंगे जैसे इन्होंने पहले किया था, इस उम्मीद से कि कुछ इनको मिल जाए। लेकिन ना इनको कुछ मिलना है। ये पहले 7 महीने खचल ख्वार हुए हैं सड़कों पे, और ये आने वाले जो होंगे, आप समझ लें 8 महीने रह गए तकरीबन, तो वो उसमें भी इसी तरह ख्वार होंगे रोड पे, और कुछ नहीं होगा। सर, आपने अफरान साहब 4 साल का जिक्र किया, लेकिन खान साहब ने, आपने सुना होगा कि आज उन्होंने खिताब में कहा है कि 7 महीने हो गए हैं वफाकी हुकूमत को। वो बताएं कि उन्होंने 7 माह में क्या किया है। देखिए 7 माह में हमने जो इन्होंने IMF प्रोग्राम ख़राब किया था उसको स्टेबलाइज किया है। 7 माह के अंदर जो ये CPEC को बंद करके गए थे उसको रीस्टार्ट किया है हमने। जो मतलब कि मुल्क की इकॉनमी किसी तरफ नहीं जा रही थी, इन्होंने जो है वो बारूदी सुरंगें बिछाई हुई थी मुल्क के इकॉनमी के अंदर, उनको हमने साफ़ किया है। तो वो 7 महीने में ये जो हमसे पूछ रहे हैं अपने 4 साल का, तो बता दें कि इन्होंने क्या किया था। हम तो मैं तो आपको बताया तो ना कि हमने तो CPEC किया, 11,000 मेगावाट के पावर प्लांट लगाए, 1700 किलोमीटर की मोटरवेज बनाई, डैम बनाए, हमने जो है वो न्यूक्लियर पावर बनाया। ये बताएं इन्होंने क्या किया, सिवाय इसके कि झूठ बोलने के, जो एक पूरी कौम में यूथ है उसको गालियां सिखाने के। इनकी क्या है, क्या कहते हैं सियासत। इमरान खान की सियासत अगर गाली निकाल दें तो उसके बाद पीछे बचते कुछ नहीं है।
वो खान साहब ने तो आज ये भी कहा है ना कि आपने इक़्तिदार में आकर सिर्फ अपने केसेस ख़त्म करवाए हैं, आपने एक दूसरे को एनआरओ दिया है, आप नैब के केसेस देख लें, जो नैब का कानून आप लाए थे, तो खान साहब तो ये कहते हैं कि आपने अपने केसेस ख़त्म करवाए। देखिए, बात ये है कि नैब का कानून जो पाकिस्तान की कोर्ट्स हैं उनकी डायरेक्शन के मुताबिक नैब के कानून को हमने तब्दील किया है, और उसके अंदर ये नहीं है कि अब कोई पकड़ा नहीं जाएगा। पहले ये होता था कि किसी को भी उठा के अंदर डाल दो और कहो कि तुम चोर हो और अब तुम प्रूव करो कि तुम नहीं हो। हमने उसको ख़त्म करके ये कर दिया कि जो अगर किसी के खिलाफ सबूत मौजूद है तो आप कार्रवाई कर सकते हैं, ऐसे नहीं आप किसी को भी उठा सकते। और ये बिल्कुल ऐन कानून के मुताबिक है, इसमें गलत बात भी नहीं है। ये दुनिया में भी यही है, ये कहते हैं कि यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। ये चाहिए रहे थे कि ये जो 2 नंबर केसेस इन्होंने हमारे खिलाफ बनाए हैं, हम उनको चलाएं, और इनके जो केसेस हैं, इनके तोशा खाना के केसेस, इनके मालम जब्बा के केसेस, इनके पेशावर मेट्रो के केसेस, इनकी जो गुजरावाला में हाउसिंग सोसाइटी है उसका केस, रूडा का केस, उसको हम ना छेड़े हैं। कहते हैं भाई बात यह है कि जितनी करप्शन इमरान खान के दौर में बढ़ी है, वो तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बता रहा है, पाकिस्तान की तारीख में इतनी करप्शन किसी एक दौर में नहीं बढ़ी जितनी इमरान खान के दौर में बढ़ी है। 170वें नंबर पे हम करप्शन परसेप्शन इंडेक्स छोड़ के गए थे, 140वें नंबर पे इमरान खान लेके आया है 4 साल में। तो उसके बाद भी ये करप्शन पे ऐसे कर रहे होते हैं। भाई आपको करप्शन पकड़नी थी तो अपनी बेगम के बच्चों से पूछे उनके पास गाड़ियां कहाँ से आई हैं 20-20 करोड़ रुपए की। ताकि करप्शन का अगर रोकथाम करना था तो पूछते जुल्फिकार बुखारी के पास पैसा कहाँ से आया है, इमरान इस्माइल के पास कहाँ से आया है। और जो तोशा खाना की घड़ियां बेच रहे थे वो हलाल क्या कहते हैं, वो करप्शन नहीं थी, वो मुल्क के लिए नेक नामी कमाई है आपने। तो उनके पास पैसा कहाँ से आया? अगर आप हुकूमत में हैं तो फिर आप इसकी तहकीकात करेंगे? हमने तहकीक की है ना। देखिए, फॉरेन फंडिंग में प्रूफ हो गया है कि इंडियन लॉबी और यहूदी लॉबी से इन्होंने पैसा लिया और उसके अंदर ये कन्विक्ट हो गए। तोशा खाना के अंदर ये कन्विक्ट हो गए कि इन्होंने घड़ियां चोरी की। ये अब इसके अंदर सेशन कोर्ट में वो जो केस चल रहा है। जो बाकी इनके करप्शन के मामला हैं वो भी आने वाले दिनों में कौम के सामने आते जाएंगे। अफनान साहब लाइन पर आप रहिएगा, जाहिद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हो गए तो उनसे भी बात कर लेंगे। जब आपने सुना होगा आज ही खान साहब ने जो हकीकी आज़ादी मार्च है उसकी तारीख का ऐलान किया है कि 26 नवंबर को लॉन्ग मार्च जो है वो रावलपिंडी पहुंचेगा। तो अब आप सूरत हाल किस तरफ देख रहे हैं? एक तरफ एक तकर्री की बात हो रही है, फिर हकीकी आज़ादी मार्च 26 नवंबर को पिंडी पहुंचेगा, तो आप समझते हैं कि खान साहब फ्लेक्सिबिलिटी शो करने के लिए तैयार नहीं है? लॉन्ग मार्च तो ऐसे नहीं होते। आप इस मुल्क में आपके सामने काफी लॉन्ग मार्च हुए है। लॉन्ग मार्च चली है तो बहुत ज्यादा, अगर कराची से चले तो बहुत ज्यादा देर लिए, तो 4 से 5 दिन में पहुंच चुका है। खान साहब का तो लाहौर से चला है, लाहौर से अभी तक नहीं निकल सका, न पहुंच सका। कितने दिन हो गए? मेरे ख्याल में अभी तो महीने से ज्यादा तो हो गया। तो मुझे नहीं पता कि ये कौन सा लॉन्ग मार्च इमरान खान कर रहे हैं। बस वैसे लोगों को पार कर रहे, सड़कों पे जो लोगों की मसरूफियात होते, जो काम होते, जो कारोबार वाले लोग होते, उनको जरूर तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन इससे तो किसी और को तो कोई तकलीफ नहीं है। मुझे आप बता रहे कि अगर ये लाहौर से चला, जीटी रोड पे जो लोग रहते हैं, जिस पे जीटी रोड पे जो लोग सफर करते हैं या मोटरवे पे करते हैं, या तिजारत की जो रसद है वो रुक जाती है ना, तो वो तो आम पब्लिक को तकलीफ है जी। उससे तो किसी हुकूमत को या किसी अगर आपको एस्टेब्लिशमेंट को उससे कोई तकलीफ नहीं है। और कर कैसे रहा है? हालांकि ये लॉन्ग मार्च आपने कहा पहले भी देखा था, जब पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो ये लोग घरों से भी नहीं निकल सके। तो ये इमरान खान तो बस एक हवा है और वो हवा चल रहा है और चला रहा है और बस बोल रहा है, और आपके सारे नेशनल जो हमारा नेशनल मीडिया है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के पीछे पड़े। हमारे सूबे में देखे रोज आपको पता है कि वहां पे दहशतगर्दी उरूज पे है, लेकिन कोई उसकी तरफ तवज्जो नहीं है। हुकूमत, सूबाई हुकूमत उसकी जिम्मेवारी वो उसको पूरा नहीं कर रहे। इमरान खान इधर अपने तख्त इस्लामाबाद पे कब्जा करने के चक्कर में है, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। जाहिद खान साहब, इसी दहशतगर्दी का जिक्र भी आज खान साहब ने किया और उन्होंने कहा है कि आपकी हुकूमत में 53% जो दहशतगर्दी है उसमें इजाफा हुआ है। तो यही सवाल हम अफनान साहब के सामने भी रखेंगे, लेकिन आप भी हुकूमत का हिस्सा हैं, तो आप बताएं कि खान साहब का ये जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये दुरुस्त नहीं है कि आपकी हुकूमत में दहशतगर्दी में मज़ीद इजाफा हुआ है, फिर वो सवाद की सूरत हाल हो या जिस सूरत हाल की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। तो खान साहब को ये कह दो कि आइन तो पढ़ लो ना। अगर आइन आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि जिम्मेवारी किसकी है। 18 अमेंडमेंट के बाद तो ये सारी जिम्मेवारी सूबाई हुकूमत की है। तो ये 2 सूबों में जो बड़े सूबे हैं उसमें तो हुकूमत तो इमरान खान की है।
तो ये अपने वज़ीर आला से पूछे ना खैबर पख्तूनख्वा का कि भाई आपके स्वात में जो वहां से ताल्लुक रखता है, तो क्या स्वात में आप देखिए फेडरल गवर्नमेंट तब इन्वॉल्व होते हैं जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको रिक्वेस्ट करते हैं या असेंबली में लेके आते हैं। आपको याद होगा जब स्वात में हालात खराब हुए थे तो हमारे और पीपल पार्टी की कोलिशन गवर्नमेंट थी सेंटर में और प्रोविंस में भी, हमने मुज़ाकरात की, असेंबली से पास करवा दिया। हमने मुज़ाकरात की, जब नाकाम हुआ तो तभी असेंबली से पास किया, फिर नेशनल असेंबली से पास किया और फिर ऑपरेशन किया, और ऑपरेशन में फिर हमने सपोर्ट किया अपने फोर्सेस को और उस पर हमें कामयाबी मिली। तो इमरान खान दूसरे पे क्यों डाल रहे हैं? इमरान खान को याद नहीं है कि ये जब कह रहा था कि अफगान तालिबान ने जब अफगानिस्तान पे कब्जा किया तो उसने कहा जो गुलामी की जंजीरें तोड़ दिए, ये तो खुशियां मना रहे थे। तो ये उनसे कहे ना, ये जो उसका वहां पे वो बैरिस्टर साहब है वो मुज़ाकरात जो कर रहे, पता नहीं वो नुमाइंदा किसकी, सूबाई हुकूमत भी नहीं उसको मान रहे, फेडरल गवर्नमेंट का तो खैर है ही नहीं। और अभी जब फेडरल गवर्नमेंट ने नेशनल सिक्योरिटी पे इजलास बुलाया तो इसी दहशतगर्दी के ऊपर बुलाया था ना, तो इसके वज़ीर आला ने बॉयकॉट किया हमारे सूबे का, तो फिर कौन पूछने वाला होगा? देखिए जो जिम्मेवारी है वो अपनी जिम्मेवारी दूसरों पे क्यों डाल रहे हैं? इमरान खान के तो वतीरा है कि वो अपने आप को साफ रखने के लिए दूसरों पे डालते, भाई उसका नहीं है, जिम्मेवारी तुम्हारी है। अगर वहां जो कुछ हो रहा है, क्योंकि अभी वो कबाइल इलाके भी उधर खत्म हो चुके हैं, वहां पे पुलिस फोर्सेज है, वहां पे प्रोविंशियल अरेस्ट है, मरकज का नहीं है। अगर मरकज को इनवाइट करते और मरकज उसके सपोर्ट नहीं करते तो फिर हम मरकज के भी खिलाफ बात करेंगे, लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि जब उस दिन नेशनल सिक्योरिटी का मीटिंग हो रहा था तो उसमें हमारे नुमाइंदा तो गया था, लेकिन वो सुबह के जिम्मेवार लोग हैं जिसने आगे बात करने हैं चलाने, वो तो थे नहीं। तो फिर वो दूसरों पे क्यों डाल रहे हैं? मेरे ख्याल में इमरान खान को बस इक़्तिदार के होश इतना वो किया हुआ है कि उसको कोई समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। भैया आप अपने सूबे से पूछो, आपने इस वक्त लाहौर से शुरू किया तो आप पेशावर में जाके आप स्वाद में जलसा करते ना, क्यों नहीं किया? आप दीर में जाके जलसा करते क्यों नहीं किया? आप बाजौर में जाके जलसा करे ना, क्यों नहीं किया? लेकिन ये है कि जो आपकी जिम्मेवारी वो दूसरों पे डाल दे तो ये ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है जाहिद खान साहब, बैरिस्टर साहब, अब आपने ऐलान भी कर दिया है 26 नवंबर को खान साहब ने कहा है कि वो रावलपिंडी पहुंचेंगे। अब सवाल यही उठाया जा रहा है कि जो आपका मुतालबा है वो तो मुस्तरद हो चुका है कबल अज़ वक्त इंतखाबात का, तो फिर आगे की स्ट्रेटजी क्या है? इंशाअल्लाह ताला जिस वक्त नादिर साहब इस्लामाबाद आएंगे फिर खान साहब ऐलान करेंगे और पिंडी जब पहुंचेंगे ऐलान होगा। और ये हुकूमत अपनी तरफ से अपनी खुशफहमी के लिए कह रही है कि जी हमारा कबल अज़ वक्त इंतखाबात का मुतालबा मुस्तरद हो चुका है। ये हुकूमत कभी भी ये मुतालबा मुस्तरद नहीं कर सकती, ये सिर्फ अपने लिए एक टाइम गेन करने की कोशिश कर रही है। ये मुतालबा PTI का नहीं है, ये पाकिस्तान की अवाम का है। और इस वक्त पाकिस्तान की अवाम जो है वो खान साहब के पीछे वो रैली कर रही है और हुकूमत से, इम्पोर्टेड हुकूमत से निजात हासिल करने के लिए इंशाअल्लाह ताला ये आखिरी नारा होगा, आखिरी धरना होगा, आखिरी जलसा होगा इंशाअल्लाह ताला, और ऐलान लेके जाएंगे। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन का ऐलान जरूर होगा। अफनानुल्लाह साहब, अभी आपने देखा कि हाल ही में जो तोशाखाना का एक मामला है वो उस पर बड़ी तनकीद हो रही है, तो आप नहीं समझते कि तोशाखाना से मुतल्लिक तो कानून जो है वो बड़ा वाज़ेह है, कोई भी वज़ीर आज़म जो है वो एक रकम अदा करके वहाँ से ताइफ जो है वो ले सकते हैं, तो आप नहीं समझते कि जितनी तनकीद की जा रही है अगर खान साहब ने वहाँ से ताइफ खरीद किए हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है? देखिए ताइफ लेने में हर्ज नहीं है, जालसाजी के अंदर, मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर, टैक्स इवेजन के अंदर जो है वो मसला है। आपने तोहफा की वैल्यूएशन एक 10 बाय 10 फुट की जिना सुपर में दुकान है जिसे हैंड रिटर्न कराई है और जो मालिक है वो दुकान छोड़ के भाग गया है। ये आपने मजाक बना लिया ना, मतलब आपने 1.25 अरब रुपए की चीज की वैल्यूएशन कराई 5 करोड़ 10 लाख और उसको आपने 2 करोड़ रुपए आपने अपना खुद स्टैंडर्ड किया कि 50% पे करेंगे, 50% भी पे नहीं किया, 2 करोड़ रुपए पे करके कहते हैं उसको जो है वो हत्या लिया। और वो भी आपने पेमेंट तब की जब आपने उसको बेचा आगे 32 करोड़ रुपए का। तो मतलब और फिर पैसा यहाँ से दुबई गया, सॉरी घड़ी यहाँ से दुबई गई, कोई कस्टम पे चेक नहीं हुआ, पैसा वापस आया, कोई कस्टम पे डिक्लेरेशन नहीं है, कोई चेक नहीं है। और उसके बाद फराज साहिबा जो हैं और उनकी बेगम, उनके जो शौहर हैं, वो डिक्लेयर कर एमनेस्टी स्कीम इमरान खान साहब देते हैं, उसमें वो डिक्लेयर कर देते हैं कि जी ये हमने जो है वो 33 करोड़ रुपए हमने कमाए। तो मतलब अब ये मुझे बताएं ना, ये तो फिर जालसाजी भी है, टैक्स इवेजन भी है, आपने मुल्क के वकार का भी सौदा किया और आपने एक दफ़ा नहीं बार बार ये वाला काम किया। आपने घड़ी एक नहीं बेची, बहुत सारी घड़ियाँ बेच दी, आपने कारपेट तक बेच दिया।
आपने घड़ी वो अपना मतलब कि कोई 500 रुपए का कारपेट था वो भी ये ले गए साथ अपनी, जो पानी की बोतलें थी वजीर आजम हाउस की वो भी ले गए। तो जब यहाँ पे इस तरह के मामलात होंगे, ये गरीब मुल्क है, उधर आपने इस तरह आपने अरबों रुपए के कहते हैं 50 अरब रुपए आपने अपने दोस्त को दे दिए वापस, मतलब आपने बिल्कुल लूट मार ऐसी आपने सुनी नहीं होगी जो इन्होंने की। इसकी कोई वो नहीं मिलती लेकिन है। अफनान कहते साहब, प्रेसिडेंट आपको याद होगा कि चेयरमैन सेनेट के पास एक रेफरेंस जमा हुआ था यूसुफ रजा गिलानी साहब के खिलाफ, और उसमें भी यही कहा गया था कि यूसुफ रजा गिलानी साहब ने गाड़ियां खरीद की, फिर नवाज शरीफ साहब को दी गई, जरदारी साहब को दी गई। तो ये इल्ज़ाम तो फिर मौजूदा जो हुकूमत में बैठे हैं लोग, उन पर भी लगते रहे हैं कि माजी में इस तरह चीज़ें खरीद की गई और इस तरह फिर आपस में उन्होंने बांटी। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आप तोशा खाना से कुछ चीज़ खरीद सकते हैं, इसका एक प्रोसेस मौजूद है, मगर आप जालसाजी नहीं कर सकते। बिल्कुल है। आप ये नहीं कर सकते कि 2.25 अरब रुपए की चीज़ आप 5 करोड़ रुपए की जो है उसकी वैल्यूएशन करवा लें। वो किसी जिना सुपर की दुकान पे रेडी पे बंदा बैठा हुआ था उससे करवा लिया आपने वैल्यूएशन। ऐसे तो नहीं होता ना, गाड़ियों की वैल्यूएशन तो आपने जो मैन्युफैक्चरर है उससे करवाई है, उसके बाद उसके हिसाब से आपने उनकी पेमेंट की है। अगर उसके अंदर कोई जालसाजी है तो केस होना चाहिए। ये तो क्लियर कट जालसाजी का केस है, साबित शुदा है ये कि इन्होंने जो है वो उसकी वैल्यूएशन कम करवाई ताकि कम पैसे देने और आगे ज़्यादा बेच के उससे पैसे कमा लिए। और आपको जो तोहफा मिला है वो बेचना होता है, आपने तो इसलिए रखा। ये कारोबार थोड़ी है कि आपने तोशाखाना की चीज़ें निकाल के बेचना शुरू कर दी, वरना तो ये तो आपको जो बाहर से तोहफा मिलेगा लोग इस तरह का काम शुरू कर देंगे तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जगहसाई होगी। तो ये जो है ये इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं, ये जो है इसको जो है उसके मुताबिक ही हम लेके चल रहे हैं। मतलब और आवाम ये पूछती है कि कहाँ हज़रत उमर की मिसालें आप देते हैं और कहाँ आपने घड़ियाँ बेच दी, कारपेट बेच दिए, पानी की बोतलें बेच दी। मतलब आपने कोई चीज़ छोड़ी नहीं जो आपके हाथ आई हो। आपने अपने दोस्तों को 50-50 अरब रुपए दे दिए जो हुकूमत पाकिस्तान के थे, और उनसे आपने 4,500 कनाल ज़मीन ले ली। मतलब ये कोई तमाशा तो नहीं है ना। मतलब आप हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की मिसालें फिर देके आवाम को बेवकूफ़ समझावे आपने कि ये अलकादर यूनिवर्सिटी की 4,500 50 अरब रुपए दे दिए। साहब, जायद खान साहब के सामने भी एक सवाल रखते हैं। जायद खान साहब, अभी अगर खान साहब पहुंचते हैं यहाँ पर, आप समझते हैं कि एक अहम तकरीर जो होनी है उसके बाद अगर खान साहब को इंगेज किया जाता है, उनसे बातचीत करके पिंडी से ही अगर लॉन्ग मार्च ख़त्म करवाया जाए, तो आप समझते हैं कि एक पॉजिटिव जेस्चर होगा जो वफाकी हुकूमत को देना चाहिए, खान साहब को सुनना चाहिए? देखिए, एक गुरबानी साहब, एक बात वाज़ेह है कि इलेक्शन तो होना है, वो चाहे 6 महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो, 4 महीने बाद हो या 5 महीने बाद हो। और मेरे ख्याल में हुकूमत ने तो पहले कमेटी बनाई है, अभी तक तहरीक इंसाफ ने नहीं उसको एक्सेप्ट किया। वो कमेटी तो डायलॉग डिस्कशन के लिए बनाई है, और हमेशा के लिए जो सियासत होती है वो नेगोशिएशन के जरिए होती है। ये नहीं होती है कि जी आप शर्तें लगाते हैं, क्योंकि सियासत में और नेगोशिएशन में शर्तें नहीं होती, बैठ के मसले हल होते हैं, कुछ ले और कुछ देने की बात हो जाती है। बेहतर तो यही है कि जब वो इधर आ जाए तकरीर करके, और अगर उसके बदले जो उनने कमेटी बनाई वो कमेटी बना दे और बैठ जाए। लेकिन ये कि जी अब आप प्रेशर कर दें, तो मेरे ख्याल में ये अगर इसी तरह प्रेशर से होगा तो कल अगर ये आके बैठ जाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर कोई और भी जता लेके आएंगे तो वो कहेंगे जी आप ऐलान करो इलेक्शन की। तो मेरे ख्याल में ये तो हम आइन के साथ या जमहूरियत के साथ कोई मजाक कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये नहीं होने चाहिए। हाँ, इससे बगैर भी देखिए, ये जितने लोगों को तकलीफें मिली है ये मुजाहिरों में, सारे ये लॉन्ग मार्च में, जहां बाजारें बंद थी, जहां लोगों की गाड़ियां फंसी हुई थी, जहां पे मरीज बेचारे फंसे हुए थे, तो ये इसकी जिम्मेवारी किसकी है? क्योंकि दोनों सूबे में तो हुकूमत इमरान खान की है ना, इसमें तो फेडरल गवर्नमेंट का नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट तो महदूद है, जिस तरह ये कहते हैं कि 70 किलोमीटर में है। तो देखिए, अगर आपने अवाम को तकलीफ दे रहे कि उनके लिए खुशहाली लाना है, तो मेरे ख्याल में जमहूरियत में ये होती है, सियासत में ये होते है कि अवाम की भलाई के लिए बात करते हैं। अवाम ठीक है जाहिद खान साहब। बैरिस्टर गौहर साहब, आपके सामने हमने पहले भी ये एक सवाल रखा था कि जो हुकूमत ने कमेटी बनाई है, आपने इनकार किया उस कमेटी के साथ बात करने को। आज भी जाहिद खान साहब यही बात करते हैं कि अगर खान साहब ने बातचीत ही करनी है तो फिर जो कमेटी बनाई गई है आप उनके साथ बैठ क्यों नहीं जाते? देखिए, इस हुकूमत के साथ क्या बैठना, हमारा तो मुतालबा एक ही मुतालबा है, और वो मुतालबा बड़ा सिंपल है। एज फार एज लॉन्ग मार्च इज कंसर्न, वो बड़े अरसा से यही कह रहे हैं कि आप आल्दो सियासत में कोई हर पे आखिर नहीं होता, आप जरूर कंप्रोमाइज करते हैं,
और आप जरूर उसके साथ डायलॉग कंटिन्यू करते हैं। लेकिन एक इशू तो बड़ा सिंपल है और वो यही है कि देखें ना, आज मुल्क के जो डिफॉल्ट है वो ऑलमोस्ट 80% पे चला गया। आज इसके बाद जो फाइनेंस मिनिस्टर ने स्पीच की उसका कोई तस्करा नहीं किया, तो लिहाजा इस हुकूमत ने उन्होंने वजाहत तो की है कि सूरत हाल ऐसी नहीं है जिस तरह बयान की जा रही है। लेकिन देखे वो जो 80% है उसका कभी जिक्र नहीं किया कि इस वक्त रिस्क कितना है, क्योंकि ये जो एनालिसिस है वो सारे इंटरनेशनल है, हमने कोई अपने तरफ से बना के नहीं दिए। तो उन्होंने एक लफ्ज भी नहीं पूरा रिस्क के परसेंटेज के हद तक। तो इसलिए इस हुकूमत से जान छुड़ाना तो वाहिद हल है। लेकिन जहां तक इस बात का ताल्लुक है तो हुकूमत के पास यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि जी वो अनाउंस कर दे, आज अनाउंस कर दे, कल काल अप हो जाएगा। तो अफनान साहब, अगर आप देखें कि आज कल जो बातें हुई कि खुदा न खास्ता मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है, आज वज़ीर ख़जाना को सामने आना पड़ा और ये कहना पड़ा कि सूरत हाल ऐसी नहीं है जो तासुर एक बनाया जा रहा है, तो आपकी नज़र में वे फॉरवर्ड क्या है, किस तरफ जाया जाए आगे? देखिए, बात यह है कि इमरान खान साहब, आपको याद होगा 2013 से 2018 इसी तरह की बातें करते थे कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, डॉलर जो है मैं देख रहा हूँ 500 रुपये का हो जाएगा और जो है वो मुल्क तबाह बर्बाद हो गया है, लुट गया है। ये 5 साल ये पाकिस्तान की इकॉनमी को सैबोटाज करने में इन्होंने जो कुछ ये कर सकते थे इन्होंने किया। इन्होंने चाइनीज़ प्रेसिडेंट को नहीं आने दिया, इन्होंने सीपैक को सैबोटाज करने की पूरी कोशिश की। जब इनकी हुकूमत आई तो इन्होंने सीपैक को सैबोटाज करके दिखाया, क्योंकि हम ये बात ये खुद इन्होंने साबित की कि ये इंडियन लॉबी और यहूदी लॉबी से इन्होंने माल पकड़ के पाकिस्तान को सत्यानाश करने का एक पूरा प्लान बनाया हुआ था और वो प्लान इनका पूरा नहीं हुआ। तो ये बाहर से बैठ के रोजाना ये कोई इंटरनेशनल इदारे ने नहीं कहा, ये इमरान खान रोजाना बैठ के डिफॉल्ट की बात करता है, क्योंकि ये चाहता है कि मुल्क डिफॉल्ट हो ताकि डीन्यूक्लियराइज हो और जहां माल पीछे से पकड़ा हुआ है यहूदी लॉबी का वो हलाल हो जाए इसका। ये सारा का सारा प्लान है। वरना मुझे बताएं दुनिया में कौन सा कोई मुखलिस लीडर अपने मुल्क के खिलाफ जो है वो इस तरह की साजिशें करेगा। और ये मुझे बताएं कि 35 साल वाले बोलते हैं 35 साल वालों ने तो मुल्क को डिफॉल्ट के करीब कभी नहीं लेके आए। आपको 3.25 साल की अफनान साहब, आप देखें ना कि जो महंगाई खान साहब के दौर में थी, अगर आप उसको कंपेयर करें मौजूदा सूरत हाल के साथ, तो ये तो एक हकीकत है, आप नहीं समझते? नहीं, वो तो मैं ये बता रहा हूँ ना, 3.25 साल की तबाह बर्बादी है और जाते जाते IMF प्रोग्राम को खराब करके गए। जाते जाते जिन शिकों के ऊपर खुद उनसे एग्रीमेंट किया था वो खराब की इन्होंने खुद जानबूझ के, ताकि आने वाली हुकूमत के लिए मसाइल पैदा हो और मुल्क में महंगाई हो और ये बोल सके बाद में कि देखें जी हमारी तो बड़ी अच्छी हुकूमत थी, अब तो और महंगाई हो गई है। ये जानबूझ के इन्होंने किया सारा कुछ और ये समझते हैं कि आवाम बेवकूफ़ है, उन्हें मालूम नहीं है। आवाम को पता है कि आपने 3.25 साल जो है वो सिर्फ शुगर लॉबी, अपना पेट्रोलियम लॉबी, फर्नेस लॉबी, आपने हर लॉबी को पूरा किया। लैंड माफिया, आपने आवाम के लिए कुछ नहीं किया, बाकी आपने अपने रिश्तेदारों के लिए और अपनी लॉबीज के लिए सब कुछ किया। अब आपको एकदम से बड़ी आवाम की फिक्र याद आ गई है। तो आप बताएं ना, पंजाब में आपकी हुकूमत है, पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है, आपने क्या किया आवाम के लिए वहाँ पे? 10 साल हो गए पख्तूनख्वा में, आपने वहाँ पे कोई एक तुक्का हॉस्पिटल नहीं बनाया। सारा KPK जो है पख्तूनख्वा वो इधर आता है इस्लामाबाद इलाज कराने के लिए, क्योंकि आप एक हॉस्पिटल नहीं बना सके वहाँ पे तुक्का। एक हार्ट का हॉस्पिटल वहाँ पे तुक्का नहीं है। सारे के सारे रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी आके क्या कहते हैं इलाज कराते हैं। क्यों भाई? 10 साल आप कम टाइम है। आपने 100 अरब रुपए की मेट्रो बनाई जिस कीमत में 3 मेट्रो मुस्लिम लीग नून ने बना ली। तो ये जब आप कहते थे हम 350 डैम बनाएंगे, वो आज तक एक डैम नहीं मिला हमें। अफनान साहब, आपने एक ट्वीट किया है आज, उसका भी बड़ा जिक्र हो रहा है। आपके उसमें नीचे कमेंट्स भी हैं, आप पर तनकीद भी हो रही है कि ये आपने किस तरफ इशारा किया है, क्या ट्वीट किया है? कौन सी वाली ट्वीट? आपने आज ही एक ट्वीट की है सर, वजीर आजम हाउस से मुतल्लिक। देखिए, वो इन्होंने सुबह से ये लोग जो है वो मजाक चल रहा था, वो मजाहिया एक बात इन्होंने PTI वालों ने शुरू की कि जी वो कोई एक ट्रेंड शुरू किया थप्पड़ से रिलेटेड। तो वो शुगल चल रहा था, तो उसके अंदर जो है वो ये वाली बात भी आ गई बीच में। वो जो तो उसमें जो है वो ये वो अपना मजाहिया तौर के ऊपर, क्योंकि ये लोग भी चल रहे थे तो हमने भी एक ट्वीट कर दी, बस इसी इतना ही था। कहते हैं इसमें तो कोई और कुछ नहीं था। चलें जी। तो जाहिद खान साहब, इस वक्त आपने देखा कि कल जो कौमी असम्बली का इजलास था उसमें भी मईशत से मुतल्लिक बड़े सवालात हुए। बहुत से अरकान ने सिर्फ कर्ज़ों से मुतल्लिक भी सवालात पूछे, लेकिन साथ ही साथ ये भी खदशात का इज़हार और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि कहीं मुल्क खुदा न खास्ता, जैसे मैंने जिक्र किया, कि वो डिफ़ॉल्ट करने की तरफ तो नहीं जा रहा। और उसी हवाले से हुकूमत ने जवाब भी जमा कराया
आज आपने खबरें भी देखी होंगी। तो आप क्या समझते हैं कि ये इस सारे तनाव, जो एक सियासी तनाव है, उसको कम करने के लिए क्या हुकूमत को क्या करना चाहिए? देखिए, आपने तो जब मैंने बात की, आपने तो से बात की है कि जी हुकूमत ने कमेटी बना दी, लेकिन मुझे तो अजीब सा लगा कि उसने जवाब आपको ये दिया कि नहीं जी, वो पहले ऐलान कर दे इलेक्शन की, तो फिर हम लॉन्ग मार्च खत्म करेंगे। खान साहब भी कहते रहे हैं कि पहले आप तारीख दें फिर बात होगी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ ना कि ये देखें, कोई शर्त सियासी डिस्कशन में कोई शर्तें नहीं होती। अगर जो शर्तें रखते हैं तो फिर तो आप मुझे बता दें कि 2018 में जब इलेक्शन हुआ था तो हम सब पार्टियों समेत पीटीआई की कि इससे दानी ज़्यादा है, और उस पर एक कमेटी आपको याद होगा बनी थी जिसका सरबराह परवेज खटक साहब था। वो 4 साल में आपने उस कमेटी का एक मीटिंग हुई, कहीं देखा था कि डिस्कशन हुई थी, कोई बात हुई थी? और जहां तक आप डिफॉल्ट की बात कर रहे हो, मैं अपने सूबे की बात कर रहा हूँ। 10 साल से ये ठीक कह रहे हैं, 10 साल से इनकी हुकूमत है। जब हम हुकूमत छोड़ रहे थे 2013 में, तो हमारे सुबह 97 अरब का मरकूज था। अब इस वक्त आपको पता है कि 900 अरब है। 900 अरब है, ठीक है, 900 अरब का। नाज़रीन, इस वक्त जो खान साहब ने खिताब किया उसमें आपने देखा कि उन्होंने सेनेटर्स के एहतजाज का भी जिक्र किया और साथ ही साथ जो आज़म स्वाति का मामला है उसका भी जिक्र किया। सेनेट में तकरीबन रोज़ की बुनियाद पर जो भी वर्किंग डेज़ है उसमें अपोजिशन लीडर डॉक्टर शहजाद वसीम की क़यादत में मुज़ाहरा भी किया जाता है, और जो कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर वो मीडिया से गुफ्तगू भी करते हैं। ये मामला, इस पर चेयरमैन सेनेट ने एक कमेटी भी तश्कील दी और उसमें भी FIA से मुतल्लिक कई सवालात उठाए गए कि जो FIA ने तकरीबन 2 घंटों के दौरान एक प्रेस रिलीज़ जारी की और जो मुबैना तौर पर एक वीडियो सामने आई उसको जाली करार दिया। तो उस हवाले से सेनेट की खुसूसी कमेटी ने उस पर सवालात भी उठाए, DG FIA को भी तलब किया। ये मामला है क्या? साबिक DG FIA बशीर मेमन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो कमेटी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो किस हद तक दुरुस्त हैं। बशीर मेमन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। इस वक्त आपने देखा होगा कि आज़म स्वाति साहब की एक मुबैना वीडियो का मामला जो है वो सामने आया है, और उस हवाले से FIA की कारकर्दगी या उनके किरदार से मुतल्लिक भी कई सवालात उठाए जा रहे हैं। तो बतौर साबिक DG FIA आप इस आज़म स्वाति साहब के मामले को कैसे देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम आपको और आपके व्यूअर्स को। मैं आपको एक अर्ज करूं कि FIA का इसमें कोई किरदार तो खैर रिलीज करने भी नहीं होना चाहिए। जो मैं समझता हूँ प्रोफेशनली, बड़ा प्रोफेशनल इदारा है, उसको अगर रिक्वेस्ट करते हैं आज़म स्वाति साहब तो वो उसको इवेलुएट करें और फिर उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है उसके खिलाफ एक्शन लें। जो भी वो कहते हैं वो करना चाहिए। और बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है, मैं समझता हूँ। एक बुजुर्ग, एक सियासतदान है, PTI के वो सेनेटर हैं, सिटिंग सेनेटर हैं। इसके अलावा भी वो एक बुजुर्ग है और उनकी प्राइवेट लाइफ है। उसकी अगर वीडियो कोई आती है, इंतहाई गैर अखलाकी सी बात है। और मैं समझता हूँ FIA को बिल्कुल प्रोफेशनली, अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू रूल्स, अकॉर्डिंग टू रेगुलेशंस 100% और मेरिट ये इंक्वायरी करनी चाहिए अगर उनको कहा जाता है तो। ये जो रिजर्वेशंस की आप बात कर रहे हैं, जो किसी को भी है, अगर सेनेटर्स की जो कमेटी को अगर रिजर्वेशंस है तो उनको भी दूर करना सरकारी डिपार्टमेंट्स का काम है, बिकॉज दे आर सबऑर्डिनेट टू द पार्लियामेंट। मेमन साहब, यहाँ पर एक सवाल जो कि सेनेट की कमेटी ने उठाया था कि आज़म स्वाति साहब की एक वीडियो आई और उसके चंद घंटों में ही FIA ने कह दिया कि ये वीडियो जाली है। तो सवाल ये उठा कि FIA ने 2 घंटों के अंदर फॉरेंसिक कैसे कर लिया? तो आप समझते हैं कि ये मुमकिन है या ये उनके तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं कमेटी के? मुझे नहीं पता, मतलब उन्होंने किस बेस पे उसको कहा। अगर उन्होंने झूठा कहा है, बगैर फॉरेंसिक किए झूठा कहा है तो उनको सजा पेनलाइज होना चाहिए, जिसने भी कहा है। अगर वो सच कह रहे हैं तो फिर भी उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ इतना जल्दी में किसी को भी किसी के बारे में कोई भी बात नहीं करनी चाहिए, जबकि वो इतनी एक सीरियस और इतनी अखलाक से गिरी हुई चीज़ है। मैं ये समझता हूँ, दिस व्हाट आई फील। मेमन साहब, अभी भी आपने देखा कि पार्लियामान के अंदर FIA से मुतल्लिक बात हो रही है। आपने माजी में भी FIA से मुतल्लिक आपकी भी बातें सामने आई हैं, आपके बयानात भी सामने आए।
तो आप समझते हैं कि माजी में जिस तरह सियासी तौर पर या सियासत के लिए FIA को इस्तेमाल किया जाता रहा, अभी भी आपको ये समझ में आ रहा है या आपको कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि अभी भी FIA जो है वो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहा है? मैं ये समझता हूँ किसी को भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए सियासी तौर पर। आपने चूंकि मुझे पकड़ लिया, बिल्कुल ही आज ये हैदराबाद जिमखाना का इलेक्शन है, मैं उधर आया हुआ हूँ अपने ज़ाहिर है दोस्तों को वोट देने के लिए। मैं आपको एक अर्ज करूँ, डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस में ये हुकूमतें आती हैं, हुकूमतें जाती हैं, प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं, प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, पार्टियां हुकूमत में आती हैं, फिर वो अपोजिशन में भी चली जाती हैं। मैंने अपने मतलब ज़िंदगी में बहुत सारी चेंजेस देखी हैं पॉलिटिकल सिस्टम में। जो हमारे इंस्टीट्यूशन है उनको बिल्कुल प्रोफेशनली अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन काम करना चाहिए, जो मैं समझता हूँ। अब मुझे नहीं पता, चूँकि मुझे तफसील पता नहीं है, मैंने आपको अर्ज कर दिया, तफसील मुझे पता नहीं, लेकिन इतना मुझे पता है कि मोहसिन भट्ट इज़ अ वेरी प्रोफेशनल, वेरी फाइन ऑफिसर एंड वर्क्स अकॉर्डिंग टू द लॉ, कानून के मुताबिक काम करता है। अब मुझे नहीं पता इस स्पेसिफिक इंसिडेंट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। हाँ, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि आज़म सवाती साहब एक बुज़ुर्ग, इंतहाई इज़्ज़तदार और बुज़ुर्ग और सेनेट ऑफ पाकिस्तान के मेंबर हैं, जिनकी इज़्ज़त हमें बहुत ही अजीज़ रखनी चाहिए। ठीक है बशीर मेमन साहब, आपका नाजरीन आज़म सवाती साहब के मामले पर बशीर मेमन जो कि साबिक DG FIA, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अगले प्रोग्राम तक हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।